वेलकम टू द techyatra। माय नेम इज़ निशांत और आज की वीडियो में हम समझेंगे कि डॉटनेट 7 में डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है एंड देन हम उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले डिपेंडेंसी इंजेक्शन से ही स्टार्ट करते हैं। डिपेंडेंसी इंजेक्शन आपका एक डिज़ाइन पैटर्न होता है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी आप किसी डॉटनेट एप्लीकेशन पर काम करते हैं तो उसके अंदर हमें मल्टीपल क्लासेस बनानी होती हैं एंड देन हम चाहते हैं कि जो हमारी क्लासेज हैं उनके बीच में डायरेक्ट डिपेंडेंसी ना हो। इसका मतलब एक क्लास किसी दूसरी क्लास के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड ना हो एंड दैट इज कॉल्ड लूज कपलिंग। सो लूज कपलिंग अचीव करने के लिए हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज़ करते हैं। जब भी आप DI को यूज़ करेंगे उसकी हेल्प से जो आपका कोड होता है वो बहुत मेंटेनेबल, टेस्टेबल एंड देन फ्लेक्सिबल हो जाता है। सिंपल टर्म्स में अगर मैं समझाऊँ तो DI क्या काम करेगा, जो ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्शन होता है या क्रिएशन होता है एंड देन जो ऑब्जेक्ट का यूजेज होता है दोनों को सेपरेट कर देता है, लाइक सेपरेट ऑफ कंसर्न। जब भी आप DI को यूज करेंगे तो क्या होता है, लेट्स से आपको किसी क्लास के अंदर किसी दूसरी क्लास की डिपेंडेंसी पास करनी थी, तो आप एक क्लास के अंदर डायरेक्टली किसी दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। तो हम क्या काम करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो किसी एक्सटर्नल रिसोर्स से पास करते हैं एंड जो वो एक्सटर्नल सोर्स होता है दैट इज कॉल्ड IOC, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल कंटेनर, या आप उसको DI कंटेनर भी बोलते हैं। जो आपका DI या IOC कंटेनर होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है कि आपके ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट वही करेगा, मैनेज वही करेगा एंड देन फिर जहाँ पे आपको उन ऑब्जेक्ट्स की जरूरत है वहाँ पे वो उन ऑब्जेक्ट को आप इंजेक्ट करके यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन की जरूरत भी क्यों पड़ी। हमारे पास मल्टीपल रीजंस थे जिनकी वजह से हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन की जरूरत पड़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल डीकपलिंग। तो अगर आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज नहीं करेंगे तो क्लासेस क्या होंगी, डायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगी। उसकी वजह से क्या होता है, अगर आप किसी एक क्लास में चेंज कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो डिपेंडेंट क्लास है वो भी अफेक्ट हो सकती है एंड देन अगर आपको चेंज करना ही करना है तो फिर आपको वो टेस्ट जो डिपेंडेंट क्लास का कोड है उसको भी टेस्ट करना पड़ेगा। एक डीकपलिंग बहुत बड़ा इशू था। सेकेंड इज टेस्टेबिलिटी। क्या होता है कि अगर आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज कर रहे हैं तो आप क्या काम कर सकते हैं, डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करेंगे और जो आपकी सर्विसेज थी आप क्या काम कर सकते हैं, उनको इजीली मूव कर सकते हैं एंड देन जो या फेक ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप पास कर सकते हैं, जिससे आपको यूनिट टेस्टिंग में काफ़ी हेल्प मिलती है। थर्ड वन होता है फ्लेक्सिबिलिटी। क्या हुआ, लेट्स से आपने क्या काम किया, आप कंट्रोलर में आपने क्रूड ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए आप SQL सर्वर यूज़ कर रहे थे, राइट। अब आपने क्या काम किया, अब आप SQL सर्वर की जगह आप ओरेकल या MySQL, ठीक है, आपने किसी एक और DB मैनेजमेंट को यूज़ करके आपने क्रूड रिपोजिटरी लिख दी। तो आपको क्या काम करना है, आपको मल्टीपल जगह चेंज ना करके आपने जहाँ पे अपनी सर्विस रजिस्टर की थी वहीं पे आप उसको चेंज कर सकते हैं एंड देन बाकी किसी भी जगह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। DI आपको क्या काम करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपनी सर्विसेज को डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन के साथ भी रजिस्टर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जब हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज नहीं करते तो क्या होता है, वही जो मैंने आपको बताया था कि क्लासेस क्या होंगी, टाइटली कपल्ड होंगी, मतलब डायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे एंड देन अगर एक क्लास के अंदर चेंज करना है तो जो डिपेंडेंट क्लास है, ठीक है, हमें उसको भी कई बार मॉडिफाई करना पड़ता है एंड देन जिसकी वजह से हमें एग्जिस्टिंग कोड को भी टेस्ट करना पड़ता है, जिसमें जो टेस्टिंग है वो बड़ा चैलेंज बन जाता है एंड देन सेकेंड थिंग इज लेट्स से कि कोई फंक्शनैलिटी जो आपने एग्जिस्टिंग यूजर को डिलीवर कर रखी थी आपको उनको भी बार बार टेस्ट करना पड़ेगा। ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। अब बात कर लेते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन के प्रोज एंड कॉन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी कोड की मेंटेनेबिलिटी होती है एंड देन टेस्टेबिलिटी होती है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। सेकेंड थिंग, जो क्लासेस के बीच में टाइट कपलिंग होती है, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाती है, मीन्स क्लास डायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होती। सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। तो लेट्स से जैसे कि आप कोई एक एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो आप उसको भी मल्टीपल पार्ट्स में सेपरेट कर देते हैं, लाइक फ्रंट एंड अलग हो गया, ठीक है, बैक एंड अलग हो गया एंड देन DB अलग हो गया। तो आपने तीनों कंसर्न का क्या काम कर दिया, सेपरेशन कर दिया, फिर आप एक एक को करके वहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। लाइक इसी तरीके से हम क्या काम कर सकते हैं, जब DI को यूज करते हैं जो हमारे कंसर्न होते हैं उनको सेपरेट कर देता है। फोर्थ थिंग इज, अगर आपने DI को यूज किया है तो जो आपका एग्जिस्टिंग कोड था, ठीक है, आप उसको इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं एंड देन उसमें इजीली न्यू फीचर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एंड देन उसके बाद हमें क्या काम करना पड़ेगा, सिर्फ जो हमने
न्यू फीचर दिए हैं, ठीक है, उन्हीं को टेस्ट करने की ज़रूरत होती है। फिफ्थ थिंग, जब भी हम जो सर्विसेज हमने DI कंटेनर में, IOC कंटेनर में हम रजिस्टर करते हैं, तो जो उन सर्विसेज के ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, उन पे हमारा बेटर कंट्रोल होता है। अब इसके कॉन्स पढ़ लेते हैं कि जब आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज़ करते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जब आप IOC कंटेनर को यूज़ कर रहे हैं, सर्विसेज को रजिस्टर करेंगे, तो उससे जो आपकी एप्लीकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। जो पोटेंशियल परफॉर्मेंस होता है वो थोड़ा सा ओवरहेड हो जाता है। इट मीन्स ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो DI कंटेनर्स होते हैं वो पहले से ही हाईली ऑप्टिमाइज होता है, ठीक है। DI की वजह से थर्ड थिंग जो होती है, वो जो डेवलपर्स होते हैं, आपके डेवलपर्स जो एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे, उनके लिए जो लर्निंग कर्व होता है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। बात कर लेते हैं कि लेट्स से हम एक .NET 7 वेब API लिखेंगे, क्रूड ऑपरेशंस जिसमें हम परफॉर्म करने वाले हैं, एंड देन हम उसके अंदर DI को, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो क्या होता है कि लेट्स से आप कुछ पहले एक दो इंटरफेसेस डिफाइन करेंगे, जिनके अंदर आप मेथड्स को डिफाइन कर देंगे। उसके बाद आप अपनी रिपोजिटरी या डेटा एक्सेस लेयर, जो भी आप उसको बोलते हैं, उस क्लास के अंदर आप इंटरफेस को इनहेरिट करके उन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड देन फिर आप क्या काम करते हैं, जो आपने सर्विस बनाई है, राइट, जिसके अंदर आपने इंटरफेस को इनहेरिट किया, सो उस इंटरफेस के साथ उस सर्विस को आप DI कंटेनर में program.cs में आप कॉन्फ़िगर कर देते हैं। उसके बाद जो डिपेंडेंसी थी आप उसको कंट्रोलर में इंजेक्ट कर देंगे। फिर कंट्रोलर में आपने जो मेथड लिखा हुआ है क्रूड ऑपरेशन, उसमें आप उस सर्विस के मेथड को कॉल कर देंगे। अब हम क्या काम करने वाले हैं, आगे ये पूरा का पूरा डिटेल में समझने वाले हैं विद एग्जाम्पल। अब बात कर लेते हैं program.cs की। तो यहाँ पे ना program.cs को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप कोई .NET 7 में एप्लीकेशन बनाएंगे, वेब API एप्लीकेशन, सो उसमें आपकी जो program.cs होती है वो सबसे मेन क्लास होती है। इसको आप टॉप लेवल क्लास भी बोल सकते हैं। सो आपकी एप्लीकेशन का जो बूटस्ट्रैप प्रोसेस होता है, जो स्टार्टिंग प्रोसेस होता है, जहाँ से आपकी एप्लीकेशन रन करना स्टार्ट करती है, वो पूरा का पूरा program.cs में होता है। अब किसी भी एप्लीकेशन का स्टार्ट होने का प्रोसेस काम कैसे करता है। सो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जब भी आप कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो वहाँ पे program.cs में एक वेब एप्लीकेशन डॉट क्रिएट बिल्डर, ये यूज़ करके हम क्या काम कर लेते हैं, बिल्डर का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। उसके बाद जो हमारा DI कंटेनर था, ठीक है, सर्विस कलेक्शन, उसमें हमें जितनी भी सर्विसेज यूज़ करनी है उन सबको वहाँ पे रजिस्टर कर देते हैं। उसके बाद हम बिल्ड मेथड का यूज़ करते हैं। बिल्ड मेथड आपका ऐप को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। फिर हम अपनी जितनी भी मिडिल वेयर्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। देन लास्ट में जो रन मेथड होता है वो आपकी एप्लीकेशन को रन करने के लिए यूज़ होता है। अब मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे .NET 7 का यूज़ करते हुए एक न्यू वेब API का प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसमें हम क्या काम करने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं कि ये कैसे काम करता है। सो मैं इसका नाम दे देता हूँ डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने .NET सिलेक्ट किया हुआ है, एंड देन मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास जो बेसिक टेम्पलेट होती है वो विजुअल स्टूडियो में ओपन होके आ जाएगी। एंड देन फिर मैं आपको उसकी program.cs को यहाँ पे समझा देता हूँ। तो देखिएगा, जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले वेब बिल्डर डॉट क्रिएट बिल्डर मेथड का यूज़ करके हमने क्या काम किया, एक बिल्डर का ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे बिल्डर डॉट बिल्ड जो मेथड होता है वो यूज़ करते हैं। एंड देन बिल्डर डॉट बिल्ड जो मेथड होता है वो आपको क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। और इससे पहले हम क्या काम कर लेते हैं, जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो बिल्डर डॉट बिल्ड मेथड से पहले रजिस्टर करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे अगर नीचे, तो यहाँ पे एक ऐप डॉट रन मेथड भी होता है, जो हमारी एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए यूज़ होता है, रन करने के लिए। एंड देन बिल्डर डॉट बिल्ड मेथड और जो ऐप डॉट रन है, ठीक है, इसके बीच में आप अपनी सारे मिडिलवेयर कंपोनेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले हमने एक .NET 7 का वेब API प्रोजेक्ट बना लिया। उसके बाद हम एक स्टूडेंट क्लास बनाते हैं। फिर हम एक इंटरफेस में एक मेथड को डिफाइन करेंगे। तो मैं क्या काम कर लेता हूँ, यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके यहाँ पे एक स्टूडेंट क्लास को बना लेता हूँ। ऐड
क्लास एंड देन क्लास का नाम हो गया यहाँ पे स्टूडेंट। ठीक है, तो ये एक बेसिक एंटिटी होगी जिसमें मैं क्या काम करने वाला हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर देता हूँ। सो पब्लिक इंट आईडी गेट सेट एंड देन यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और डिफाइन कर देता हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग नेम। बस ये दो प्रॉपर्टी मेरी इनफ है आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूँ, जो अगर आप सेकंड स्टेप देखेंगे, मैं यहाँ पे मैंने वेब एपीआई प्रोजेक्ट बना लिया, स्टूडेंट क्लास बना लिया, एक इंटरफेस में एक मेथड को डिफाइन करता हूँ एंड देन एक सर्विस बना के उसमें उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं अभी यहाँ पे कोई फोल्डर स्ट्रक्चर नहीं दिखा रहा हूँ आपको, बस ये DI इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ। तो अब मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे एक इंटरफेस बना लेता हूँ, न्यू आइटम। ठीक है, एंड देन मैं क्या कहता हूँ इंटरफेस, उसका नाम रख देता हूँ मैं आई स्टूडेंट रेपो। ठीक है, एंड देन इसके अंदर मैं क्या काम कर देता हूँ, एक मेथड बना देता हूँ, void print student name। ठीक है, एंड देन मैं इसमें क्या काम कर देता हूँ, अपना नाम प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, सॉरी ये एक इंटरफेस था, इसके अंदर हम सिर्फ मेथड को डिफाइन कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेथड को डिफाइन कर दिया। ठीक है, जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है एंड देन मेथड का नाम हो गया प्रिंट स्टूडेंट नेम। अब मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे एक सर्विस बनाता हूँ। ठीक है, तो ऐड एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम होगा स्टूडेंट रेपो। ठीक है, तो देखिएगा अब मैं क्या काम करता हूँ, इस स्टूडेंट रेपो में आई स्टूडेंट रेपो को इनहेरिट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे को क्या काम करना पड़ेगा, इसने एक्सेप्शन दे दी क्योंकि ये बोलेगा कि जो ये इंटरफेस है इसके मेथड को इम्प्लीमेंट करो, बिकॉज इट्स अ रूल कि जब भी आप किसी इंटरफेस को किसी क्लास के अंदर इनहेरिट करते हैं तो उस इंटरफेस के सारे मेथड को उस क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करना ही होता है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैंने दे दिया, या मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न कर देता हूँ। स्ट्रिंग मेथड का नाम हो गया कंसोल डॉट सॉरी रिटर्न निशांत। ठीक है, मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अब मेरे को क्या काम करना है, यहाँ पे मेथड का नाम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग को रिटर्न किया। अब हम क्या काम करते हैं, उसके बाद program.cs में जाते हैं। ठीक है, सो program.cs में जो आपका builder.services होता है, सर्विसेज आपका एक कलेक्शन होता है। ठीक है, जिसके अंदर आप अपने जो DI ऑब्जेक्ट्स होते हैं, DI सर्विसेज होती हैं, उसको रजिस्टर कर सकते हैं। सो मैंने क्या काम किया, कंट्रोलर्स के बाद मैं कर लेता हूँ builder.services.add सिंगलटन। ठीक है, अभी आप सिंगलटन यूज करें या मैं स्कोप रजिस्टर कर लेता हूँ अभी। ठीक है, मैं इसका अभी आपको बता देता हूँ, ऐड स्कोप। ठीक है, एंड देन ऐड स्कोप में मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे आई स्टूडेंट रेपो कोमा स्टूडेंट रेपो। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बता देता हूँ। हमने बोला कि DI कंटेनर में हम ये दो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसमें हमें क्या काम करने होते हैं, दो पैरामीटर रजिस्टर करने होते हैं। फर्स्ट पैरामीटर दे दिया मैंने इंटरफेस का नाम, सेकंड मैंने दे दिया सर्विस का नाम। तो इसका मतलब ये क्या है कि मेरी एप्लीकेशन पे जहाँ पे भी मैं इंटरफेस को यूज़ कर रहा हूँ उसी टाइम पे मेरे को वो इस सर्विस का ऑब्जेक्ट इंजेक्ट कर दे, मेरे को पास कर दे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ऐड स्कोप क्यों किया, तो जो भी आपकी सर्विस होते हैं उसको रजिस्टर करने के 3 तरीके होते हैं। ठीक है, 3 सर्विस लाइफ टाइम्स आर अवेलेबल इन DI। सो ऐड स्कोप, ऐड सिंगलटन एंड ट्रांजिएंट। इन तीनों को हम क्या काम करने वाले नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे एक कंट्रोलर को
क्रिएट कर लेता हूँ। ऐड, कंट्रोलर फोल्डर पे जाता हूँ एंड देन यहाँ पे ऐड एक कंट्रोलर। ठीक है, अब हम क्या काम कर लेते हैं, एक एपीआई कंट्रोलर चाहिए, वो भी मैं बोल देता हूँ कि रीड राइट एक्शंस के साथ। ठीक है, एंड देन उसका नाम मैं दे दूंगा यहाँ पे स्टूडेंट कंट्रोलर। ठीक है, अब मैंने क्या काम किया, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने CTOR टाइप करके डबल टैप कर दिया, उसने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब मैं क्या काम करता हूँ, तो यहाँ पे हम जो इंटरफेस है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरफेस के टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं। सो प्राइवेट रीड ओनली टाइप के वेरिएबल को आप एक बार में वैल्यू असाइन कर सकते हैं, वो भी सिर्फ कंस्ट्रक्टर में। ठीक है, सो प्राइवेट रीड ओनली आई स्टूडेंट रेपो एंड देन मैंने इसका नाम दे दिया इसको स्टूडेंट रेपो। ठीक है, अब उसके बाद क्या काम करता हूँ, जो आई स्टूडेंट रेपो था मैं उसको कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट भी कर देता हूँ। सो आई स्टूडेंट रेपो, यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ मैं आई स्टूडेंट रेपो एंड देन जो मैंने प्राइवेट रीड ओनली वेरिएबल लिया था उसको मैं वैल्यू कंस्ट्रक्टर के अंदर ये असाइन कर देता हूँ। सो अंडरस्कोर स्टूडेंट रेपो इक्वल्स टू स्टूडेंट रेपो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या काम किया, यहाँ पे डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर लिया। अब हम क्या काम करते हैं, जो हमारा गेट मेथड था तो हम उसका रिटर्न टाइप थोड़ा चेंज कर देते हैं, दैट इज स्ट्रिंग। एंड देन यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, जो मेरी सर्विस थी स्टूडेंट रेपो राइट, उसके मेथड को कॉल कर देता हूँ प्रिंट स्टूडेंट नेम। अभी क्या काम करेगी, ये स्ट्रिंग रिटर्न कर दे रही है, तो मैंने इसको कर दिया रिटर्न राइट। अब देखिएगा मैं क्या काम करने वाला हूँ, अगर आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, पहली बात तो मैंने क्या काम किया, जो मेरे मेथड्स हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट रिपोजिटरी में इंप्लीमेंट किए थे, बट यहाँ पे मैंने क्या पास किया, इंटरफेस। अगर आप इंटरफेस पे जाके भी देखते हैं तो आपको मेथड की इंप्लीमेंटेशन नहीं दिखेगी। इसका मतलब ये क्या काम कर देता है, अगर आप DI को यूज करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा कोड सिक्योर हो जाता है, क्योंकि जो हमारी इंप्लीमेंटेशन होती है हम उसको हाइड कर लेते हैं। अब सेकेंड थिंग, यहाँ पे देखिएगा कि जो मेरा कोड राइट कंट्रोलर था, मैंने क्या काम किया, उसके अंदर स्टूडेंट रेपो का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, तो मेरे को क्या काम मिलेगा, जो DI कंटेनर है वो खुद से ऑब्जेक्ट बना के मेरे को यहाँ पे पास कर देगा एंड देन मुझे उसको क्या काम करना है, सिर्फ यूज करना है। अब इसका एक फायदा और, सपोज कीजिएगा मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने जो आई स्टूडेंट रेपो थी मैंने उसको स्टूडेंट रेपो में इंप्लीमेंट किया राइट। अब मैं क्या काम कर लेता, मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट रेपो 1 के नाम से और एक और क्लास बना लेता, जहाँ पे मैं सेम इंटरफेस को इनहेरिट करके निशांत की जगह निशांत गुप्ता को रिटर्न करता। ठीक है, अब क्या हुआ कि मेरे को ये स्टूडेंट रेपो ना यूज करके मेरे को आई जो स्टूडेंट रेपो 1 बनाई है उसको यूज करना था, तो मैं सिंपली कहाँ पे जाऊँगा, मेरे को कंट्रोलर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ program.cs में जाऊँगा और यहाँ पे स्टूडेंट रेपो की जगह स्टूडेंट रेपो 1 कर दूंगा, कि जब भी मैं स्टूडेंट रेपो का ऑब्जेक्ट मांग रहा हूँ उसकी जगह मुझे स्टूडेंट रेपो 1 का ऑब्जेक्ट मिल जाए। सो दैट्स द ओनली थिंग, जिसकी वजह से जो टाइट कपलिंग है वो खत्म हो गई है एंड देन हमें सिर्फ एक ही जगह चेंज करना है, हमें 10 जगह जो डिपेंडेंट क्लासेज है उनमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं क्या काम कर लेता हूँ, इस कोड को एक बार आपको रन करके डिबग करके दिखा देता हूँ। तो हम क्या काम कर लेंगे, एक बार इसमें कुछ एरर है उस एरर को चेक कर लेते हैं। सो ठीक है, ये एक्स्ट्रा लगा है, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। ठीक है, फिर से इसको रन करते हैं। तो हमारा स्वेगर ओपन हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, जो गेट एपीआई स्टूडेंट वाली ठीक है एपीआई है उसको एक बार ट्राई इट आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने बताया था कि ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगी, तो जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो देखिएगा इसने स्ट्रिंग टाइप का एक जो नाम था निशांत वो रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ आज की वीडियो को। फिर से हमने पढ़ा कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, फिर हमने बताया कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो टाइट कपलिंग होती है उसको खत्म कर देता है एंड देन जो ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्शन होता है एंड देन उसका यूजेस होता है उसको वो सेपरेट कर देता है। ठीक है, इसका मतलब आपको किसी भी क्लास में किसी दूसरी क्लास की जिसकी जरूरत है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप उसको दूसरी क्लास को या सर्विस को DI कंटेनर में दैट इज कॉल्ड IOC कंटेनर। ठीक है,
वहाँ पे रजिस्टर करके अपने कंट्रोलर में या जहाँ पे भी आपको ज़रूरत है वहाँ पे इंजेक्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। हमने इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात की, हमने बात की कि DI को क्यों यूज़ करते हैं, अगर हम उसको यूज़ नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपका DI के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप यूट्यूब पे एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, जिससे मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो थैंक यू, लेट्स कनेक्ट इन नेक्स्ट वीडियो। एंड देन जो इस वीडियो का कोड है मैं वो गिटहब पे डिप्लॉय कर दूंगा। थैंक यू।